नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा। आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज़। हमारे साथ मौजूद हैं अररिया के युवा जदयू के जिलाध्यक्ष मेराज हसन जी। ये पहले छात्र जदयू में भी थे। तो आज जो हमारा मुद्दा है इस चीज़ पर है कि पिछले दिनों जो है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को हटाकर ललन सिंह को बनाया गया, तो उसी मुद्दे पर बातचीत करनी है। मेराज हसन जी, द रिफॉर्मर न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है नवनीत जी, और आपके पूरी टीम का स्वागत है। मैं आपको तकरीबन विधानसभा चुनाव से देख रहा हूँ, हम लोग भी देख रहे हैं कि आप उस समय से जो लोगों की समस्या होती है, आम लोगों की समस्या, आप गांव-गांव जाके, बाढ़ पीड़ित एरिया में जाके और हर जगह वैसे न्यूज़ को ला रहे हैं जहां हमारे सामने न्यूज़ आ नहीं पाता हम लोग के बीच। तो सबसे पहले हमारे पास आने के लिए आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आज दरअसल बात जो है, सीधा जो हमारा पॉइंट है यही कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी बना दिए गए हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये मास्टर स्ट्रोक है नीतीश कुमार जी का। और तमाम कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि आरसीपी सिंह अगर हटते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा को अगर तवज्जो मिल सकती है, लेकिन ललन सिंह को तवज्जो मिला। ये इसमें क्या है, कुशवाहा खेमा जो है एक तरह से कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष जो है उमेश कुशवाहा जी, उसका खेमा बहुत हद तक देखा जाए तो नाराज़गी भी है उस लोगों में कि कुशवाहा को, उपेंद्र कुशवाहा को बनाया जाना था जबकि ललन सिंह को बनाया गया। तो क्या कहना चाहेंगे? नवनीत जी, कहीं कोई नाराज़गी नहीं है। होता क्या है कि आप जो समर्थक होते हैं, जो उनके नेता होते हैं, समर्थक चाहते हैं कि हमारे नेता आगे बढ़ें, और हर पार्टी में हर लोगों का इच्छा होती है कि उनके नेता जो है उनको सम्मान मिले, आगे मिले। और हमारे पार्टी का जो समीकरण है कोई खास जाति के लिए नहीं, A to Z समीकरण है। चाहे सवर्ण हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, महिलाएं हो, हम लोग का क्या है कि सामाजिक संतुलन बना रहा है। ऐसा पार्टी अब पूरे हिंदुस्तान में आप हमको दिखा दीजिए जो जदयू की तरह हो, जिसके संगठन में आधी आबादी को जो है इस तरह से इज्जत दिया गया हो। अब पंचायती चुनाव का ले लीजिए, जो पंचायती चुनाव हो रहा है उसमें आप महिला सीट आरक्षण, ये हिंदुस्तान में पहला राज्य है, और नीतीश जी जो है एक मिसाल कायम किए हैं। आप शराबबंदी ले लिए, महिलाओं के कहने पे जब चुनाव में विधानसभा में नीतीश जी जाते थे, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, उस समय महिलाएं उनसे कहती थी कि अब जो है घर घर में शराब बिक रहा है, हर चौक चौराहे पे मिल रहा है। तो नीतीश कुमार जी ने उसका पूरा फीडबैक लिया अपने अधिकारियों से, लोगों से। उसके बाद इतना बड़ा राशि पूरे बिहार में जो एक आय का स्रोत था, जो शराब की वजह से होता था, उसको उन्होंने बंद कर दिया। क्योंकि हमारे नेता के सामने है कि सामाजिक सरोकार सबसे पहले है। तो आज कम से कम हमको पता है कि शराब कहीं ना कहीं सप्लाई हो रहा है, ये भी सच्चाई है, लेकिन आज कम से कम रोड पे वो नंगाई नहीं हो रहा है, वो लड़ाई नहीं हो रहा है, वो झगड़ा नहीं हो रहा है। और जो इज्जतदार लोग थे वो रात में 7 बजे के बाद हमारे बिहार में चलने से डरते थे, कहीं कोई शराबी आके गाली गलौज कर दिया, कहीं कोई लड़ाई हो गया। आज हम मानते हैं कि शराब कहीं ना कहीं सप्लाई है, तो वो क्या है कि सिर्फ कानून बना देने से नहीं होता है। लोगों का जब तक उसमें जो भागीदारी नहीं होगा, सहयोग नहीं होगा, कोई भी कानून जो है मुकम्मल तरीके से जो है फिट नहीं होगा और सक्सेस नहीं होगा। तो आज आदरणीय नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी का मामला ख़त्म किया। उसके बाद बहुत सारे सोशल स्टेप आप देखेंगे जो दूसरी अन्य राज्यों की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, किसी कहीं की भी सरकार हो, वो डरती है। आज आप देख लीजिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में आप हमारे हजारों छात्र जो है 4 लाख तक का जो लोन मिल रहा है। आज अभी उद्यमी योजना निकला है 10 लाख का, जो युवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है। तो आप देखेंगे नीतीश जी का एक बड़ा ही सकारात्मक कदम रहता है। पिछड़े समाज थे उनको उनमें से निकाल कर पिछड़ा समाज का किया, यानी जो हाशिए पे समाज था। आप देख लीजिए कि जो वर्ग उनको वोट बहुत ज़्यादा करता, तो सारा वर्ग है, बहुत सारा वर्ग वोट नहीं करता है दूसरी वजह से, अल्पसंख्यक, जैसे मैं अल्पसंख्यक समाज से हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे हमारे समाज के लोग जो है नीतीश जी को उस हद तक वोट नहीं करते हैं जितना अन्य पार्टी को करते हैं। लेकिन आज तक आप एक भी योजना बता दीजिए, और मैं तो चैलेंज करता हूँ, बिहार में पिछले 70 साल में आप किसी भी सरकार का बायोडाटा ले लीजिए, अल्पसंख्यक के लिए जितना कल्याण इस सरकार में हुआ 15 साल के अंदर, उससे पहले कहीं नहीं हुआ। और मैं उसको चैलेंज करता हूँ, अगर कोई मुझसे आकर डिबेट कर ले यहाँ पे इस मुद्दे पे, तो हम देखते हैं कि ये हमारा नेता जो है सबके लिए सोचता है। तो मामला क्या है कि हम लोग, हमारी पार्टी ने 10% सौन आरक्षण का भी सपोर्ट किया था। तो हम तो सारे समाज को ऐसा ना हो कि आपस में लड़ाई हो, झगड़ा हो, जो भी हो, तो मिला जुला के चलने का काम करते हैं। इसीलिए क्या है कि लव कुश समीकरण भी अच्छा है, स्वर्ण भी अच्छा है,
अति पिछड़ा पिछड़ा भी अच्छा है, दलित महादलित भी हैं हमारे साथ, महिलाएं भी हैं, छात्र भी हैं, युवा भी हैं, और सब है, सब A to Z समीकरण हमारे पार्टी का। देखिए, सामाजिक समीकरण को साधने की बात कही तो नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग में, जैसा सभी लोग जानते हैं राजनीति में कि सोशल इंजीनियरिंग में काफ़ी महारत हासिल है उनका, और ये स्टेप इसलिए कहीं ना कहीं कई लोगों को लग रहा है कि एक मास्टर स्ट्रोक है। और जब 2005 में आए थे नीतीश कुमार पहली बार, तो उस समय एक नारा चलता था कि कुर्मी को ताज और भूमियार का राज। तो ललन सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो क्या कहीं ना कहीं उसी परिप्रेक्ष्य में अब नीतीश कुमार वापस लौटे हैं कि कुर्मी को ताज और भूमियार का राज, कुछ ऐसा ही होगा? नहीं, ये तो खैर पुरानी बात हो गई। और हम लोग जो है आज के युवा हैं, 2015 से लगातार जो है क्षेत्र में है, संगठन में है। पहले हमको सबसे पहले तो हम उस टीम में थे, प्रशांत किशोर की टीम में हमारी शुरुआत हुई है, जदयू से शुरुआत नहीं हुई। पहले प्रशांत किशोर की टीम में हम विधानसभा प्रभारी थे, बेलडोर विधानसभा आपका। उसके बाद सिकटी विधानसभा में प्रभारी थे। उसके बाद फिर छात्र संगठन में हमको जिलाध्यक्ष बनाया गया, जबकि उसके बाद फिर युवा का जिलाध्यक्ष बनाया गया। तो आज कम से कम 5 साल से तो हम 6 साल से पार्टी के अंदर, हमको एक रत्ती भर, एक मिनट के लिए कभी नहीं लगा कि ये पार्टी जातिवादी है या इस तरह का मानसिकता से ग्रसित है। मेनली क्या होता है कि जब आप सरकार बनाते हो, जब आप काम करते हो, तो आपके लिए सब बराबर है, चाहे वो किसी जाति से हो। सरकार बनाने के बाद आपके लिए सब बराबर है और सबके लिए आपको काम करना होगा। और ये भी सच है कि जाति जो सच्चाई है हिंदुस्तान के सियासत का, इसको कोई नकार नहीं सकता। तो होता क्या है कि सियासत का मतलब क्या होता है कि जो दबे कुचले लोग हैं, जो दूर हैं, जो विकास से दूर हैं, आपसे दूर हैं, और जिनकी आवाज़ कहीं ना कहीं नहीं पहुंच पाती है, जैसे कि आप लोग काम कर रहे हैं, आप भी चौथे स्तंभ में हैं, वो आवाज़ को सामने लाते हैं या हमारे सामने लाते हैं या जनप्रतिनिधि के सामने लाते हैं, और वो आवाज़ ऊपर जाता है तो समझ में आता है कि ये मामला है, मसला है। तो इस तरह से क्या होता है कि हम चाहते हैं कि पार्टी चाहे पहले पिछड़ा था, फिर उन्होंने अति पिछड़ा बनाया। बहुत सारे जाति का जो है एक समूह, जब तक सियासत में आप किसी वर्ग को, जब तक उसका नेतृत्व आगे नहीं बढ़ेगा, लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। तो इसी तरीके से किसी एक जाति को आप साइड करें, किसी एक जाति को बढ़ा के आप नहीं कर सकते। मामला क्या है कि सबको मिला जुला के तो चलना पड़ेगा, आपको लेके चलना पड़ेगा। गरीबी किस जाति में नहीं, गरीबी हर जाति में है, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है, ये मसला है। तो हमारा पार्टी जो है, तो मतलब समझ लीजिए कि किसी एक जाति के पार्टी नहीं है, सारी जाति के पार्टी है। और अब तो ललन बाबू को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के बाद ये प्रूफ भी हो गया। आप हिंदुस्तान में किसी पार्टी में देख लीजिए, अभी बिहार में देख लीजिए, मुझे लगता है बिहार में बहुत सालों बाद किसी स्वर्ण को राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी का बनाया गया होगा। मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल में तो अभी नहीं कोई। तो क्या ये सियासी हित कहीं ना कहीं साधने की कोशिश है आगामी, चूंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है, तो क्या जदयू वहां पर भी पहुंचेगी क्या? देखिए, ये मैसेज है कि जदयू सभी के लिए है, अति पिछड़ा के लिए है, पिछड़ा के लिए है, जनरल के लिए है, सबके लिए है, और सबके लिए काम करना चाहते हैं। ये एक मैसेज है, सकारात्मक मैसेज, पॉजिटिव मैसेज है हर लोगों के लिए, हर वर्ग के लिए, कि ये आपकी पार्टी अपनी पार्टी और चाहती है आपके लिए काम करे, और चाहती है कि आप लोग भी इस पार्टी से जुड़े। और एक सुंदर मैसेज है, मैं तो यही कहूँगा। और जहाँ तक यूपी चुनाव का मामला है, पार्टी अभी बात कर रही है, देख रही है, समझ रही है। अगर लगेगा पार्टी को तो चुनाव लड़ेगी, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, कुछ दिन में, 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। जी, चूँकि ललन सिंह का इस पद पर पहुंचना, और चूँकि जो कयास मैंने शुरू में भी कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कयासें तेज थी, लेकिन प्रदेश में जो है कुशवाहा को लेकर के ये है कहीं ना खींचातानी, वो बाहर पूर्ण रूप से भले ही नहीं आ पाए, आंतरिक रूप में है ये जो चीज़ है। और दूसरी बात आपने कही कि जाति को लेकर के, तो जाति एक तो महत्वपूर्ण फैक्टर है, और फणीश्वर नाथ रेणु ने कहा भी था कि जो है जाति नहीं मानने वालों की भी जाति होती है, जात पात की चीज़ है। तो जातिगत जनगणना की जो है एक बड़ी मांग उठी है, और जदयू भी उसमें सहमत है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन आप ही के गठबंधन के पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है वो इससे सहमत नहीं है। तो फिर ये जो दोहरीकरण हो जाएगी इस चीज़ में, तो इसको लेकर के खींचतानी हो सकती है, और गठबंधन का इस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि सहनी भी देख रहे हैं बराबर जो है राजनीतिक रूप से अलग परिप्रेक्ष्य में दिखते हैं, बीच में कभी कभी मांझी जी भी ये कर देते हैं। तो क्या लगता है कि ये जातिगत जनगणना पर कुछ आगे सियासी खींचतान देखने को ज़्यादा मिलेगा? आपको मालूम होगा नोनी जी
कि हमारे मुखिया का साफ स्टैंड है कि जाति जनगणना होना चाहिए, जी वो तो है ही। और अन्य पार्टियों का भी, अन्य दलों का भी है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। तो हम लोग को तो साफ स्टैंड है, और विधानसभा में पारित भी हो चुका है, विधानमंडल में भी पारित हो चुका है हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। अभी एक सारे पार्टी का डेलीगेट्स जो है मुख्यमंत्री को लेटर भी गया, और हो सकता है कि 2-4 दिन के अंदर प्रधानमंत्री के पास जो है जी वो तेजस्वी हाँ यादव जी सब जो मिले थे जी विपक्ष के सब, नेता। हाँ। तो मसला क्या है कि जाति जनगणना का होने का सवाल इसलिए भी है कि अभी क्या है कि हर चीज़ की जनगणना हो रही है, और बहुत जमाने पहले जो है जाति जनगणना हुई थी, हाँ अंग्रेजों के अंग्रेजों के शासन में ही। 1930 तक कम से चला कम भी था। काउंटिंग तो होना चाहिए, कौन लोग कितने हैं, कैसे हैं, क्योंकि अब एक सभ्य समाज बनाना है और देश को आगे बढ़ना है, तो हमको मालूम होना चाहिए ना हमारी महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, जानवर का यहाँ तक की काउंटिंग आजकल हो रहा है, जी। जमीन का सारा कुछ सर्वे हो रहा है, कहाँ कुछ है, सारा कम से कम अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आज जो है इन्फॉर्मेशन का दौर है, नेट हाथ में, मोबाइल हाथ में है, इन्फॉर्मेशन का। इस दौर में अगर हमको ये नहीं मालूम होगा फलाना जाति के, फलाने वर्ग के इतने लोग हैं, तो फिर आप काम कैसे करोगे? तो हमारे मुखिया का तो साफ स्टैंड है। और हाँ, ये है बीजेपी बड़ी पार्टी है, केंद्र में सरकार है उनको, और मजबूत सरकार है। और ये भी सच्चाई है कि केंद्र में उनको मतलब किसी दूसरे पार्टी का तो सपोर्ट है, किसी सपोर्ट बिना भी वो मजबूत सरकार है। अब उन तक बात पहुंच गया है, उनसे राब्ता बातचीत हो रही है। अब आगे देखिए हमारे पार्टी क्या है, हमारा पार्टी का तो साफ स्टैंड है, इस पे आगे बढ़ेगी धीरे धीरे, और कुछ दिन में हमको लगता है नवनीत जी बहुत सारा चीज़ क्लियर भी हो जाएगा। चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है जी तो वहाँ पर देखा जाए तो जो छोटी छोटी जो पार्टियां हैं वो आप देखें कि जो सवर्ण है उनको लेकर के तमाम सम्मेलन भी कर रहे हैं, मायावती भी सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। तो क्या जदयू अगर वहाँ पहुँचती है तो क्या इस ढंग से, और चूंकि एक चीज़ और है कि आरसीपी सिंह जो था उनके पास एक इंसाइक्लोपीडिया था पूरा पार्टी का, लेकिन ललन सिंह जो है ये जोड़ तोड़ की राजनीति में काफ़ी माहिर है और ये सबको पता भी होना चाहिए। तो इसलिए ललन सिंह का उस पद पे पहुंचना और उस लेकर के उत्तर प्रदेश विधानसभा से उसका कनेक्शन होना, तो क्या ऐसा लग रहा है? नवनीत जी, ललन सिंह का जो है नीतीश जी से जो जुड़ाव है, जेपी आंदोलन के प्रोडक्ट है वो। जब वो लोग संघर्ष में थे, साथ ही में तो एक रूम में भी रहते थे। आज का जुड़ाव 28-30 साल पुराना संबंध है। और ललन सिंह जो है आपको समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत है, और नीतीश जी के बहुत खास भी है, और पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। तो उनको इतना तजुर्बा है सियासत का, और उनके तजुर्बा को देख के, उनका बैकग्राउंड को देख के, और उनका पार्टी के प्रति और नेता के प्रति जो है, और लोगों के प्रति जो उनका जो कर्तव्य है, उन सबको देख के जो है मतलब नीतीश जी ने उनको इसलिए ऐसे, नीतीश जी क्या सारे पार्टी के लोग, आरसीपी सिंह जी ने खुद उनका जो है नाम सजेस्ट किया था। तो ये क्या है कि एक मैसेज है पार्टी की तरफ से कि हमारी पार्टी जो है कोई परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है, कि एक ही घर के लोग जो हैं मुख्यमंत्री भी बनेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी बनेंगे, राज्यसभा अध्यक्ष भी बनेंगे। और ये दूसरे पार्टी के लोगों को भी मैसेज है कि जब तक आप पार्टी के अंदर आप लोकतंत्र अगर जिंदा रखना है तो परिवारवाद से जो है थोड़ी सी दूरी बनानी पड़ेगी। जो लोग एक्टिव लोग हैं पार्टी के अंदर उसको आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आप जो है सर्व समाज का जो है आप मतलब विश्वास जीत पाएंगे। और लोगों को, एक आम कार्यकर्ता को लगेगा कि अगर मैं आज मेहनत करूँ, हो सकता है 10 साल बाद मैं विधायक बनूँ, 15 साल बाद मैं प्रदेश अध्यक्ष बनूँ, हो सकता है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता हूँ। तो एक पॉजिटिव मैसेज है और एक बहुत खूबसूरत मैसेज दिया गया है नीतीश जी की तरफ से। ये पार्टी तो ये थे हमारे साथ युवा जदयू के अररिया जिला के जिलाध्यक्ष मेराज हसन जी। आपने द रिफॉर्मर न्यूज़ को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका पूरी टीम का धन्यवाद। और आशा करते हैं कि इसी तरह से जो है आप समाज के हर जगह जाके, गांव स्तर पे जाके जो है, जो खबर है जो आ नहीं पाती है, वो खबर छन के आ जाए, ऐसी उम्मीद करते हैं। बिल्कुल आएगी। देखते रहिए द रिफॉर्मर न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।